गुड इवनिंग बच्चा लोग। देखो अब आज हम लोग 11th क्लास के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए है ना मॉडल सेट हम लोग 1 करेंगे। जैसा तुम लोगों को पता है कि दिसंबर मंथ में क्लास 11th और 12th के लिए तुम्हारा फर्स्ट टर्म एग्जाम होना है। उसमें 35 क्वेश्चंस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा? 35। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स होगा? 1 मार्क्स होगा। और टाइम लगभग टाइम कितना है? टाइम है 1.5 घंटा, 90 मिनट है। मतलब एक क्वेश्चन पर तुम्हारा 2 मिनट से भी ज्यादा है। समय का कोई अभाव नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो है ना सेट 1 जारी किया गया है जैक के द्वारा, वो हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे, पूरे सेट को कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए। और आप लोगों को करना क्या है कि सारा सेट को, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि बाबू रे, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मत देखना, बल्कि एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखना कि इस टाइप पर जितने भी क्वेश्चंस हो, अपने नोट कॉपी से तुमको क्या करना है, नोट से क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और उससे और भी कुछ रिलेटेड टर्म मिले तो उसको देख लेना है। बुआरे, तो चलो हम लोग सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या होगी, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो अब एक छोटा सा बच्चा बता देगा यहां पर कि 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल होता है। बोलो 1 मोल। तो 6 ग्राम कार्बन में क्या होगा? आधा मोल होगा। हाँ या ना? जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो केमिस्ट्री नहीं भी जान रहा है, अगर उससे भी पूछो कि 12 ग्राम में तुम्हारा क्या हो रहा है, 1 है ना मोल हो रहा है, तो 6 ग्राम में कितना होगा? आधा मोल होगा, मतलब 0.5। तो 1 का ऑप्शन तो तुम्हारा क्या है? बी है। 1 का आंसर कौन सा होगा बुआरे? बी, मतलब 0.5। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके अगर देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। यानी 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल। हाँ या ना? 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल। ठीक है, तो तुम्हारा 1 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 1/12 मोल होगा। बोलो। और कितना पूछ रहा है? बोलो 6 ग्राम। 6 ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू क्या हो जाएगा? 6, 1/2, मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 मोल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। इस क्वेश्चन को तुम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला भी तुम लोगों को हम बताए थे शुरू में। किधर है मार्कर? ब्लैक वाला। देखो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता है। n इक्वल टू क्या है? W/m है। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ मोल्स। w क्या है? मास या वेट, क्या चीज में? ग्राम में। और m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो कितना कार्बन है बाबू रे? 6। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो क्या हो जाएगा? 6/12 क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5। हाँ है ना? तुम चाहो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन रहे। हम बार बार कह रहे हैं बाबू रे कि हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहां पर कह रहा है कि भाई 6 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा। हाँ या ना? अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 9.8 ग्राम H2SO4 में कितना मोल होगा, यह भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो बाबू इस कंडीशन में इसका मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98। तो 98 हो गया। तो n इक्वल टू क्या होता है? W/m। W कितना है? 9.8। मॉलिक्यूलर मास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का? 98। तो क्या हो जाएगा? 1/10 मोल होगा। हाँ या ना? इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछे इस टाइप का, हम इसको एक टाइप के रूप में है ना लेंगे। बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन को एक टाइप के रूप में लेंगे। तो बाबू रे हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि कुछ भी पूछे। हाँ ना? अगर आपसे पूछ दे कि मान लो 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक है, कितना मोल होगा? हाँ ना? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना? अब मान लो कि 10 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन रहे, हम लोग क्या करेंगे? या तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे या इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। क्लियर है बाबू रे? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इनमें से किसका IE मान सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE1? बाबू रे
केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग आयनन विभव या आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो, ठीक है। तुम लोग को डिफाइन किए थे भाई, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, हाँ या ना, या आयनन विभव भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स वैलेंस सेल इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। इसके वेरिएशन को देखे थे ग्रुप और पीरियड में। यहां बाबू ने क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका IE मान सबसे अधिक होगा। देखो तुम्हारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा गौर करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहला नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, विन्यास 1s2 2s2 2p3। देखो अब ये तुम्हारा p3 है ना, p ऑर्बिटल में तुम्हारा क्या है, ठीक है, p है ना, सबसेल में तुम्हारा क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो सकता है 6 है, कितना 3, मतलब ये तुम्हारा क्या है हाफ फील्ड है, क्या है ये हाफ फील्ड। और हम पहले ही बताए थे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है, हाँ या ना। तो बाबू रे यहां नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये है ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से क्या है स्टेबल है। तो बाबू रे यहां पर इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तुम दूसरा ऑप्शन देख लो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2 और 2s2 और 2p2, तो यहां भी हाफ फील्ड नहीं है। उसी तरह से ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है तो 1s2 2s2 2p4 है, यहां भी हाफ फील्ड नहीं है। लेकिन इस नाइट्रोजन के केस में क्या देख रहे हो हाफ फील्ड है, हाँ है ना। तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो बाबू रे 2 का आंसर कौन सा होगा, बोलो ए नाइट्रोजन, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वेज द मोस्ट, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा। सबसे पहला क्या है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। बाबू रे पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एक परमाणु का कितना द्रव्यमान हो जाएगा बताओ, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, कोई बच्चा बता सकते हो, बोलो। 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम का कितना हो जाएगा मास, 14 ग्राम। तो एक का कितना हो जाएगा बताओ, 14 बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम। ये है। दूसरा ऑप्शन में क्या है बाबू रे, बी नंबर में क्या है, 1 मोल जल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O, मतलब क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा 1 इंटू 2 18 हो जाएगा ग्राम। तीसरा ऑप्शन क्या है बुआरे, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो 23 ग्राम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो फिर देख लो 1 मॉलिक्यूल बोल रहा है, 1 मोल नहीं बोल रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 98 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, कैसे 1 इंटू 2, S का 32, O का 16 इंटू 4 और डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, हाँ या ना, इतना हो जाएगा। तो बाबू रे ये वैल्यू तुम्हारा 98 बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होगा, बहुत कम होगा ये वैल्यू, ठीक है। तो बाबू रे ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ये वैल्यू भी क्या होगा, बहुत कम होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तुम्हारे पास, ठीक है, सोडियम का 23 है और ऑक्सीजन सॉरी वाटर का कितना है 18 ग्राम है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। यहां पर पूछ रहा है किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम। कोई दिक्कत, इस पर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को। बाबू रे ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर तुम समझ लो कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा तुमको, ठीक है, ये चीज देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर है ना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू रे 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, देखो तुम लोग क्वेश्चन देखो, एक कार्बनिक यौगिक में तुम्हारा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है।
इसके तत्वों का विश्लेषण से कार्बन कितना मिला है 38.71, सबके पास क्वेश्चन है ना परसेंट। हाइड्रोजन कितना है 9.67%। तो इसका मूलानुपाती सूत्र यानी कि इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ रहा है, कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन इक्वल टू तुम्हारा है 38.71%। बाबू रे प्लीज बात मत करो, हाइड्रोजन 9.67%। और इसका तुमको क्या निकालना है बुआरे, कह रहा है द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा इंपिरिकल फॉर्मूला होगा। बाबू रे तुम लोग को पढ़ाए थे पूरा डिटेल करके इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका रिलेशन, कैसे इंपिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे, ये सारा चीज हम बताए हुए थे या नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यानी वो फॉर्मूला, यानी है ना, द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। याद है, एक ठीक है मोल में उपस्थित परमाणुओं को वास्तविक अनुपात, परमाणुओं के वास्तविक अनुपात को बताने वाला सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र। और ठीक है सरलतम अनुपात को बताने वाला सूत्र क्या होगा, सरल सूत्र होगा, हाँ है ना, बोलो जी। रिलेशन भी हम लोग देखे थे एमएफ और ईएफ में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला में एमएफ इक्वल टू एन इंटू ईएफ। तो खैर उतना हमको जाना नहीं है, तुम लोग अपने नोट कॉपी से निकाल के सारा प्रैक्टिस कर लोगे। अब ये सवाल बनेगा कैसे, याद करो, हम बताए थे यहां पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन तुम्हारा 38.71% है, हाइड्रोजन 9.67% है, दोनों को ऐड करो 100% हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब 100% नहीं होगा तो तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा, याद करो। तो बाबू रे यहां पर बताओ, बात को समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर है लेकिन सॉल्व किए बिना होगा नहीं। तो सबसे पहला बात बाबू रे, एलिमेंट कौन सा है पहले ये बताओ, यहां एलिमेंट लिखे, इसका परसेंटेज कंपोजिशन यहां पर लिखे, फिर क्या लिखे बोलो, बोलो एटॉमिक मास। उसके बाद बताओ क्या करेंगे, बोलो परसेंटेज कंपोजिशन को क्या चीज से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से, याद है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, याद आया कुछ, सरलतम अनुपात या नहीं, याद आया कुछ। अब बताओ बाबू रे, यहां कार्बन दिया है और हाइड्रोजन दिया है, कार्बन कितना है 38.71%, हाइड्रोजन कितना है 9.67%। तो ऑक्सीजन कितना होगा बाबू रे, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 51.62%। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रतिशत रचना कितनी होगी बताओ, 100 में माइनस करेंगे 38.71 प्लस 9.67 करो तो कितना हो रहा है बताओ तो, कितना हो रहा है 51.6263, क्या हो रहा है बोलो जल्दी, 51.62 हो रहा है। चलो तो ऑक्सीजन कितना है बुआरे 51.62। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के लिए 16। अब परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास वाले से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 38.71 को डिवाइड करो 12 से, 9.67 को डिवाइड करो 1 से, और 51.62 को डिवाइड करो 16 से। तो बताओ कितना हो रहा है, सबको बताओ तो। पहले वाले का कितना आ रहा है, 3.22 आ रहा है, 3.22, 2 डिजिट लो ना, इसका 9.6 हो जाएगा। अब नीचे वाला का 3.22, 3.22 ये आ रहा है ना। अब इसमें से सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 3.22 को सबसे क्या करें, सॉरी सबको 3.22 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। अरे जो सबसे छोटा रेशियो है, सबसे तुम्हारा लोएस्ट रेशियो है, उससे सबको डिवाइड करेंगे, 9.67 को भी 3.22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 3, और 3.22 को फिर 3.22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 1। इसलिए इंपिरिकल फॉर्मूला वो ईएफ यानी कि मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बोलो,
क्या हो जाएगा बोलो, C1H3O1 मतलब CH3O। कोई दिक्कत? तो ये कौन सा ऑप्शन है, बोलो जी, कौन सा ऑप्शन है? सी। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। बात को समझ लो। कह रहा है कि 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। बाबू रे 6 ग्राम कार्बन में तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? पहले ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना हो जाएगा? 1/2। देखो 6 ग्राम, ठीक है, कार्बन के लिए तुम्हारा ये आया, 6 ग्राम कार्बन में तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 1/2। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या है, कार्बन के लिए ये 1/2 जिसके साथ मैच करेगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सबसे पहला है 6 ग्राम ऑफ इथेन। बताओ 6 ग्राम ऑफ इथेन, इथेन का मतलब C2H6 में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? N6। और इथेन का मॉलिक्यूलर मास 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। तो ये तो हुआ नहीं, 1/5 आ गया। हाँ है ना जी, कितना मोल हो गया? ये 1/5 मोल। बात को समझो। दूसरा ऑप्शन क्या है बोलो बाबू रे? 8 ग्राम ऑफ मीथेन में देखते हैं कितना नंबर ऑफ मोल्स होता है। 8 डिवाइडेड बाय मीथेन के लिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 4 है 16। तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये तो हो गया। हो सकता है और कोई ऑप्शन हो, देख लेते हैं। उसके बाद क्या है बाबू रे? प्रोपेन में नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ? 6 ग्राम कार्बन इक्वल टू हाफ मोल हुआ और 8 ग्राम मीथेन इक्वल टू भी हाफ मोल हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ, बोलो जी। 5 का आंसर बोलो बी। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 के से मिलता जुलता है कि नहीं? क्वेश्चन बोलो जी, है। चलो, तो कहने का मतलब है 6 ग्राम कार्बन हाफ मोल हुआ, इधर 8 ग्राम मीथेन भी क्या हो गया? हाफ मोल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बुआ रे? 5 का बी। ठीक है, 5 का बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें, प्लीज बाबू रे पहला ही चैप्टर देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है तुम्हारा उसी में, उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें 8.25 ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। व्हाट विल बी द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। सब बच्चा को पता है मोललता क्या होता है, मोललिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद है ना? 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या होती है? मोललिटी, यानी कि मोललता। मोललता ही पूछा है ना, बोलो जी। तो बाबू रे क्वेश्चन नंबर 6, दोनों मीडियम के बच्चे, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखोगे। मोललिटी, बात को समझो, WB/MB × 1000 डिवाइडेड बाय WA। ऐसा क्यों किए? देखो B जो है ना सॉल्यूट यानी कि विलेय को इंडिकेट कर रहा है। WB तुम्हारा क्या है? सॉल्यूट का मास है, और MB सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। WA क्या है? सॉल्वेंट का मास है। बात समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट यानी विलायक। कोई दिक्कत? तो अब देखो ध्यान से बाबू रे, बात करना है तो बाहर चले जाइए, आराम से बात कीजिए, परेशानी होती है। तो चलिए, मोललिटी कह रहा है उस विलयन की मोललता ज्ञात करें जिसमें 8.25 ग्राम HCl। बाबू रे कितना दिया हुआ HCl का? कितना है? 8.25 ग्राम। कौन नंबर क्वेश्चन? ठीक तो है। दोनों देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन में अंतर है। हिंदी मीडियम वाले में 8.25 लिखा है, चलो कहे 18.25 है। चलो, अब HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा पहले ये बताओ। ठीक है, देखो रफ में यहां पर लिख रहे हैं, MB मतलब HCl का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा बोलो?
H का 1, Cl का 35.5 मतलब 36.5 होगा। कितना से डिवाइड किया, यहां पर किया 36.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। WA कितना है 500 ग्राम। अब देखो ये 1/2 आ रहा है ना, इंटू बोलो यहां 2 हो जाएगा तो कितना हो जा रहा है बताओ, बोलो जी 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। 6 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी। समझ में आया या नहीं आया? ये WB क्या है बाबू रे, मास ऑफ, लिख दे रहे हैं बगल में सॉल्यूट, मतलब क्या हो गया बोलो, विलेय का, ठीक है, विलेय का भार है तुम्हारा क्या चीज में, ग्राम में। MB क्या है बाबू रे, बोलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब बोलो विलेय का आणविक द्रव्यमान। इस पर बहुत ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 12th में भी पढ़ोगे, सॉल्यूशन चैप्टर में 12th में भी पढ़ना है। और WA क्या है बाबू रे, बोलो बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का द्रव्यमान या सॉल्वेंट यानी विलायक का भार, जो भी बोलो। बात समझ में आया, हाँ या ना? ये फॉर्मूला समझ में आया, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 6 के लिए बाबू रे, बी नंबर। ठीक। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.8 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। देखो अब पिछला क्वेश्चन मोलरिटी निकालना था, मोलरता, इस बार मोलरिटी निकालना है, मोलरता। कह रहा उस विलयन की, सॉरी NaCl के 500 ml जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5.85 ग्राम NaCl को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है। बाबू रे सबसे पहले तुम लोग मोलरता के लिए फॉर्मूला कर लो। मोलरता यानी कि मोलरिटी क्या होता है पता है ना, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर था? तो यहां पर इसके लिए भी फॉर्मूला W/m इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा, V। इस फॉर्मूला को याद रखोगे। अब बाबू रे W कितना दिया हुआ है बताओ, मास कितना है NaCl का 5.85 डिवाइडेड बाय m मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो NaCl का साइड में मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, बोलो जी, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, बोलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, बोलो, यानी m कितना हो जाएगा 23, Cl का 35.5, तो क्या हो जाएगा 50.5। तो यहां क्या हो जाएगा 58 बोलो 5। देखो डिवाइड करना कितना आसान हो गया, 10 हो जाएगा। 1000 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, आयतन कितना दिया हुआ है बाबू रे 500 ml। तो 1/10 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 2/10, कितना हो रहा है कैलकुलेट करके बताओ, बोलो 1/5 हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो 2 मोल पर लीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 7 का, बोलो जी 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बोलो जी सी, 7 का सी। ठीक, देखो अब एक तत्व दिया हुआ है, एक एलिमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना दिया है 89, मास नंबर द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 231। क्या पूछ रहा है बाबू रे, प्रोटॉन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाबू रे प्लीज डोंट टॉक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा बोलो, ये जो परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ, 231 में घटा देंगे 89 को, कितना आ रहा है
142। चलो ठीक है। और पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है। तो बाबू रे 89, 142 और 89 नंबर ऑफ, ये तुम्हारा क्या है? प्रोटॉन। ये तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ये तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 89, 142 और 89 कौन सा ऑप्शन में जा रहा है? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सारा चीज पढ़ाए थे, आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स, आइसोबार सब पढ़े थे ना। बोलो जी ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है रे बुआ? 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? यानी एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर है तो क्या है बाबू रे? आइसोबार्स है। यानी कि क्या है तुम्हारा? ठीक है, समस्थानिक या समभारिक, बोलो कौन सा? अरे एटम्स विथ सेम मास है, जिनकी द्रव्य मास नंबर सेम है, समभारिक। हायना यानी आइसोबार्स। बात समझ में आ रहा है? देखो इंग्लिश वाले में ऑप्शन नंबर बी है और हिंदी वाले का ऑप्शन नंबर ए है। आइसोटॉप्स क्या होता है? समस्थानिक होता है। उसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार्स में क्या होता है? मास नंबर सेम होता है। तो 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो बी। लिख देते हैं आइसोबार्स। कंफ्यूजन नहीं हो तो हिंदी में भी लिख देते हैं समभारिक। मास नंबर में सेम है रे बुआ रे, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो समभारिक है। क्या है? आइसोबार्स है। कोई दिक्कत? तो हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए हम ब्रैकेट में समभारिक लिख दिए। कोई दिक्कत? चलो बाबू रे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो कोई भी बच्चा बताएगा। द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू, कौन सा रीजन करेक्ट है बताओ? तो बाबू रे दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अरे किसी भी ग्रुप में जो समान फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसका क्या वजह है? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम ग्रुप वाले के लिए सेम होता है। तो 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोलो बोलो 10 का ऑप्शन सी। चलो 11 नंबर क्वेश्चन। बाबू हैलोजन आर प्रेजेंट इन, देखो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। याद है एस ब्लॉक के अंदर तुम्हारा अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल आएगा। और ये हैलोजेंस है किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के अंदर तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। खैर वो सब हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो बाबू ये याद रखना हैलोजन किस ग्रुप में, सॉरी कौन सा, ठीक है हैलोजन कौन सा ग्रुप में, कौन सा ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है। तो 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ रे? बोलो बोलो कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि पी ब्लॉक। चलो क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या सूचित करता है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, बाबू रे ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। याद है ना ऑर्बिटल की अभिविन्यास को। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिटेल कर चुके हैं क्वांटम नंबर में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर को पूरा डिटेल से पढ़ाएं, आप नोट्स देख लोगे। ठीक है, अगला बाबू रे 13 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सेट, गौर करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को निरूपित करता है? इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, सबका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। गौर करो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज? देखो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब वो स्पेसीज, देखो आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो बाबू रे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन का संख्या हो। तो पहला वाला यानी क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है? 13। पहला वाला में कौन कौन सा आयन है बाबू रे? K+ है, और कौन सा है? Ca+2 है, उसके बाद स्कैंडियम पर +3 आयन है, और बोलो क्लोरीन पर
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तब ना प्लस, तो बाबू रे इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 18। कैल्शियम 2 लॉस किया होगा 20 है, इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 18। स्कैंडियम का 21 होता है, 3 लॉस किया होगा तब ना स्कैंडियम +3 हुआ होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका? बोलो बोलो जी। 21 और 3 लॉस कर दिया तो कितना हो गया? 18। क्लोरीन का कितना होता है? 17। एक गैन किया तब ना Cl- हुआ, हाँ है ना रे, तो 17 और एक क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं समझ में आया बात? इसमें पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मतलब पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन का संख्या 19 है, एक लूज किया तो कितना हो गया? 18, क्योंकि एक प्लस है। कैल्शियम पर 2 प्लस है, एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया? Ca+2 के। अब देखो स्कैंडियम +3 21 होता है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 3 लूज किया तो क्या हो गया? 18। क्लोरीन के लिए 17 होता है एटॉमिक नंबर, एक गैन किया होगा तो Cl- हुआ होगा, तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या? तो बाबूरी ये सब क्या है? K+, Ca+2, स्कैंडियम +3 और Cl- ये सब क्या है बाबूरे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बुआरे? बोलो। ए, और ए में कौन कौन सा क्या क्या है? ये है तुम्हारा। अब तुम बाकी सारा ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, बी, सी और डी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो कि नहीं? हमको निकालने की आवश्यकता है, बोलो जी। 14 नंबर क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। समान कक्षक के इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकता है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बाबू रे तुम लोग को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या बताए थे? कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम कितना क्वांटम संख्या समान हो सकता है? 3, लेकिन चौथा क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर में बी सेम बट 4th मस्ट बी डिफरेंट। कौन कौन सा सेम हो सकता है? एन सेम हो सकता है, एल सेम हो सकता है, एम सेम हो सकता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, ठीक है, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या अलग है ना। कौन होगा? स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या, यानी समान कक्षक के इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकते हैं। कौन करेगा विभेद? तो बोलो सी नंबर ऑप्शन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो कौन सा हो जाएगा बाबू रे? 14 का क्या हो जाएगा? बोलो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है बाबू रे? 10 मिलीग्राम है, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कि गति से गतिशील है, उस वस्तु से जुड़ी तरंग दैर्ध्य का मान होगा। बात नहीं बाबू रे, ए बॉडी, ठीक है, ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ इट। याद करो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है? h/mv। लैम्डा क्या है? यहां वेवलेंथ है, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू सबको याद है ना? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। m मास है, v वेलोसिटी है। वैसे यहां पर h का वैल्यू बाबू ने दिया हुआ है, कितना दिया है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 दिया हुआ है। मास कितना है बाबू रे? 10 मिलीग्राम है, सॉरी 10 मिलीग्राम है, इसको केजी में बदलोगे 10 टू द पावर -6, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है बोलो? 100 मीटर पर सेकेंड है। बोलो जी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो रहा है एग्जैक्ट बताओ? 6.62 इंटू 34 है, 6 है, अच्छा वो पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, 6.63 है, तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -31 आ रहा है क्या? बोलो तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 15 का, 15 का कौन सा ऑप्शन? सी। कोई दिक्कत? चलो बाबू रे 16 नंबर क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सी परमाणु में परमाणु की है ना, परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है? Which of the following determines the atomic number of an atom? बाबू रे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है। तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो बोलो बी, नंबर ऑफ, बोलो प्रोटॉन्स, मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या, हाँ या ना? यानी प्रोटॉन की संख्या ही ना एटॉमिक नंबर होता है। 17 देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है बाबू, कौन सा आयन दिया हुआ है? N+2 आयन दिया हुआ है ना। तो बाबू नाइट्रोजन के लिए तुम्हारा एटॉमिक नंबर 7 है,
1s2 2s2 2p3 है ना, बोलो जी। और यहां पर क्या है, n+2 आयन है, मतलब यहां पर क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा। तो ये बाबू रे 2p3 से क्या हो जाएगा, अब बताओ 2p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझे बात, हाँ है ना। 1s2 2s2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 3 से 2 निकल जाएगा तो 2p में क्या हो जाएगा, 1। तो कहने का मतलब है ये जो है p का, ठीक है, में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ये तुम्हारा px है, ये py है, हाँ है ना। 3 ओरिएंटेशन है, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही है बाबू रे, बोलो बोलो, बी है। 17 का ऑप्शन क्या है, बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अब रे, 35 डिग्री सी ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सी पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। अब गौर करना, टेम्परेचर यहां पर सेम है बाबूरे, कांस्टेंट है। बाबूरे बात मत करो, कह रहा है 35 डिग्री सी टेम्परेचर है दोनों कंडीशन के लिए, तुम देख रहे हो कांस्टेंट है टेम्परेचर। अब देखो बॉयल्स लॉ याद करो, 18 नंबर, यहां पर प्रेशर कितना है, P1 कितना है बाबूरे, 1.2 बार है, वॉल्यूम कितना है 120 ml। अब क्या कर रहा है, इसी गैस को क्या, यानी इसे है ना, अब देखो इसी तुम्हारा P1 कितना है 1.2 बार और V1 क्या है 120 ml। अब देखो बाबू रे, यहां पर P2 तुमको क्या करना है, निकालना है, और V2 कितना दिया हुआ है बाबू रे, 180 ml दिया हुआ है। याद करो बॉयल्स लॉ में P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। तो P2 क्या हो जाएगा, बोलो बुआरे, P1 V1 बाय, तो P1 का वैल्यू कितना है 1.2, V1 का वैल्यू कितना है, और V2 का वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई करो, कितना करो, कितना हो रहा है, कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, हम उसे कितना आ रहा है कैलकुलेट करके दो, हैं हम तो कैलकुलेट किए हुए भी नहीं है, कितना हो रहा है बाबूरी, नहीं कैलकुलेट, 0.8 आ रहा है। तो प्रेशर 0.8 बार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। 18 का ए। 19 तो बाबू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, ठीक है, का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा लॉ है, यानी याद है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कौन सा लॉ है, बोलो बाबू, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलो बाबू, ए, ठीक है। 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। 20 नंबर देखो बाबू रे, आदर्श गैस वह है जो सभी गैस नियमों का पालन करता है। एन आइडियल गैस इज वन, ठीक है, विच अवेज द गैस लॉ अंडर। याद करो डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर पढ़ाए थे, आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन, और हम बताए थे कि आइडियल गैस क्या होता है, कि सारे कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर के सारे कंडीशन के लिए क्या करता है, गैस लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी का कौन, सॉरी 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। उसके बाद किसी गैसीय मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, क्या है बाबू, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ाए थे, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, याद है ना। ये कौन सा ऑप्शन होगा, 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू रे, ए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलो बाबू रे आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर, द गैस कैन बी। बाबू ने 4 ऑप्शन दिया है, 4 गैस का नाम दिया है। कह रहा है एसटीपी पर किसी गैस के 4.4 ग्राम का आयतन 2.4 है, ठीक है, 2.4 लीटर है, यह गैस है। बाबू रे याद रखो कि एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है बुआरे, 22, ठीक है। तो एसटीपी पर, एट एसटीपी, ठीक है बाबू रे,
एक मोल 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है? 22.4 लीटर। अभी क्वेश्चन में गौर करो बुआरे, क्या कह रहा है बताओ? 2.24 लीटर गैस का, ठीक है, द्रव्यमान यहां पर कितना है, मास कितना है? यहां पर 2 बोलो क्या दिया हुआ है? 2.24 लीटर ऑफ गैस इक्वल टू कितना है बोलो? 4.4 ग्राम है ना। तो बाबू रे 1 लीटर गैस का कितना होगा यहां पर, कैसे लिख? 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलो? 2.24 होगा। अब वॉल्यूम तो एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 22.4 लीटर के लिए 4.4 डिवाइडेड बाय 2.24 इंटू क्या हो जाएगा? 22.4 डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 10, यानी क्या हो जाएगा? 44 ग्राम। हाँ है ना, क्या हो जाएगा? 44 ग्राम। देखो पहला ऑप्शन में CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है देख लो। CO2 कितना होता है? C का 12, O का 16 इंटू 2, यानी 44 ग्राम हुआ। हाँ या ना? तो बोलो ध्यान से देखना, एसटीपी पर 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 लीटर। तो देखो आप 2.24 लीटर क्वेश्चन में कह रहा है, गैस कितना है? 2.24 लीटर गैस का मास कितना है? 4.4 ग्राम है। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा बोलो? 4.4 बाई 2.24 ग्राम होगा या नहीं? और 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। यानी कि 22.4 लीटर का मास कितना हो रहा है? 44 ग्राम हो रहा है। और ये गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन 22 का होगा बुआरे? 22 का आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा? CO2। कोई दिक्कत? ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन देखो बुआरे, आक्रमणकारी अभिक्रमक की उपस्थिति में बहुआबंध कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड। देखो अब ये तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, याद है ना? टेम्पररी इफेक्ट होता है, हाँ या ना? तो बाबू रे 23, अरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे ना, जहां पर तुम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन जिसको नो बाउंड रेजोनेंस कहते हैं, सारा चीज पर आइडिया दिए हुए थे ना। तो यहां पर कौन सा होगा? 23 का आंसर बी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो एक्सप्लेन नहीं करना है, तुम लोग सारा चीज डिटेल करके पढ़ चुके हो, नोट्स निकाल करके देख लेना। 24 नंबर क्वेश्चन बाबू रे, देखो कह रहा है द रिएक्शन, एक रिएक्शन है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बाबू रे, देखो ध्यान से, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, याद करो, और देखो ध्यान से, और इससे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना है, ठीक है। कह रहा है द रिएक्शन इज, बाबू रे यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि ये तुम्हारा Br क्या हो रहा है, ठीक है, हट रहा है, और OH माइनस क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। याद करो सब्स्टिट्यूशन का भी डिफरेंट टाइप्स तुम लोग को बताए हुए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर केवल तुमको टाइप देखना है। कह रहा है द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? पहला ऑप्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब विलोपन अभिक्रिया। दूसरा है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है, बात को समझना, यानी कि मुक्त मूलक, यहां फ्री रेडिकल रिएक्शन केवल, यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा नहीं, क्लियर नहीं किया, केवल फ्री रेडिकल रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है। और 4 नंबर ऑप्शन है एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। तो बाबू रे ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू रे? बी, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। देखो अब रे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 और CH3, ठीक है। फिर यहां पर बाबू रे CH2 और CH3। तो बाबू रे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए तुम लोग प्रिंसिपल चेन, यानी कि बोलो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। पेरेंट चेन कौन सा होगा? देखो इधर से करते हो 4 कितना 5 ही हो रहा है, अगर यहां से काउंटिंग करते हैं, गौर करो, ये
फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रिंसिपल चेन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन, और ये तुम्हारा ब्रांच हो गया। हाँ है ना? तो बाबू रे बताओ तुम्हारा 30 नंबर पर क्या है? 3 इथाइल। ये इथाइल ग्रुप किस नंबर पर है? 3 नंबर पर। इसको प्रीफिक्स बना दिए। अब 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स। किस नंबर पर डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पर। तो 2 इन हो गया। कौन सा ऑप्शन है? 3 इथाइल हेक्स 2 इन। कौन सा ऑप्शन है? बोलो बोलो जी। 25 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है? बाबू इसमें विच ऑफ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो बाबू देखो H2O है, NH3 है, AlCl3 है, C2H5 NH2 है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर AlCl3 तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सारा चीज डिटेल किए हुए हैं ना। तो इसमें 26 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोलो बोलो जी, बोलो। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज तुम्हारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है। किस तरह का? किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कोई दिक्कत? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो दिया हुआ है बाबू रे? ऑर्गन। उसके बाद तुम्हारा 4s1 3d10। देखो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 19 और 10 क्या हो गया? 29। तो 29 एटॉमिक नंबर किसका होता है बताओ? कॉपर का होता है। हाँ या ना? तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? कॉपर। पहला ऑप्शन में ये। तो 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो। ए। सीधा सीधा जोड़ो ना। देखो 18 19 10 29, 29 किसका एटॉमिक नंबर है? कॉपर का। सीधा। ठीक है। कार्बोधानायन के अस्थायित्व का सही क्रम है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैट है ना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज। याद करो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बाबू तुम्हारा ये जो है कौन सा ऑप्शन है? देखो तुम CH3 है, इसका तुम्हारा क्या है? उसके बाद कौन सा है? CH3 CH2। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये तुम्हारा इथाइल कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री है। उसके बाद तुम्हारा देखो आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है देखो हम इसको तोड़ के लिख दे रहे हैं। और उसके बाद क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। याद आया? तो बाबू रे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या होता है ये बताए थे। ठीक है, उसके बाद कौन सा? 2 डिग्री, फिर क्या होगा? 1 डिग्री। हाँ या ना? तो यही तो करेक्ट ऑर्डर तुमको मिल गया। यानी 28 का आंसर कौन सा होगा? बोलो जी। ए। हाँ या ना? बोलो जी। उसके बाद तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधार, ये तो 10th क्लास से पढ़ते आए होगे। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक नंबर। याद है? हाँ ना? मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो बेस बनाया गया है ना, आधार बनाया गया, वो क्या बनाया गया? एटॉमिक नंबर को। तो यानी 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो बोलो। ए। अब चलो 30 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओ, बार बार पढ़े हो। ये बाबू रे डाइमिथाइल ईथर है और इथेनॉल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। देख लो क्या है बताओ? C2H6O। इसमें तुम्हारा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो बाबू रे ये कौन सा आइसोमर हो गया बताओ? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 30 का? सी। हाँ या ना? बोलो जी। 31 क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। देखो बाबू रे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट एक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। हाँ है ना? तो ग्रुप फर्स्ट ए में है तो तुम्हारा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? या तुम कोई भी देख लो ना, उस फर्स्ट ए में कौन कौन सा है? हेलिना, कर, रब से फरियाद। हाँ है ना? कोई भी एलिमेंट, जैसे तुम सोडियम ही पकड़ लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो बाबू रे यहां पर क्या है? NS1। ठीक है, ये तुम्हारा वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? ठीक है, वैलेंस सेल तुम्हारा कौन सा है? 3rd। और ये तुम्हारा क्या हो गया? यानी n = 3 है, तो ये NS1 हुआ।
हाँ है ना। तो अगर तुमसे ठीक है अल्कली मेटल यानी कि ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा बताओ? NS1। कौन सा ऑप्शन होगा? बी, NS1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और एयर टू गिव बेसिक ऑक्साइड्स। याद रखोगे, क्षारीय धातु ऑक्सीजन से अथवा वायु से विक्रिया कर क्या बनाते हैं बताओ? क्षारीय ऑक्साइड। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 33 देख लो क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2। बाबूरे KO2 में के का ऑक्सीडेशन, बाबूरे Na ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है +1। के का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 33 का सी। 34 नंबर क्वेश्चन, विच कलर इज इंपार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम। सोडियम लॉ में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? सभी को पता है, गोल्डन येलो। याद रखोगे 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन, सबको पता है 10th क्लास से पढ़ते आए हो, सॉल्वे प्रक्रिया से बनाया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बाबू रे हम लोग ये क्लास 11th के लिए पहला सेट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर दूसरा सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके।